हम लोग कहाँ तक कर चुके थे? विवेकानंद हमने कर लिया था। कोई भी बताए स्टूडेंट? आर्य समाज तक हो गया था सर। अच्छा, आर्य समाज तक हो गया था, तो विवेकानंद आज करना है ना। आर्य समाज तक हुए तो विवेकानंद पहले था उनसे। जी सर, थियोसॉफिकल सोसाइटी होगी सर। हाँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी से करेंगे। जी सर। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, हम लोग पहले कर चुके हैं। हम लोग सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कर रहे थे, जिसमें हमने ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, जैसे कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और आर्य समाज और रामकृष्ण में को हम लोग कर चुके हैं। अब हम आगे करेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये प्लीज किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ कर ले अपना। ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑफ करिए। विशाल, विशाल, मैं कहीं बैठ को बाबड़ो झाड़ू तो नहीं करना। अनीता है सर, उनका ऑन है। अनीता प्लीज अपना माइक ऑफ करिए आप। चलिए हम शुरू करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से। तो जैसा कि इसमें स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1875 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हुई थी। और इसके जो संस्थापक थे, एक रूसी महिला थी, इनका नाम HP ब्लावात्स्की, इस पे स्क्रीन में लिखा हुआ है, और एक अमेरिकी सैनिक अफसर थे, कर्नल MS ऑलकोट। तो इनके द्वारा अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई। उसके बाद इनके जो संस्थापक हैं वो भारत में आ गए थे। 1879 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक भारत में आ गए, और बाद में जो है 1882 में मद्रास के पास अडयार में इस सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया गया। तो यहाँ प्रश्न दो तरीके से बनता है। एक तो ये पूछा जाता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई, तो वो न्यूयॉर्क शहर में हुई थी, अमेरिका के न्यूयॉर्क में। लेकिन साथ में ये भी पूछा जाता है कि जो सोफिकल सोसाइटी थी उसका मुख्यालय, इंटरनेशनल जो उसका मुख्यालय था, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय, वो कहाँ था। तो ये ध्यान रखिएगा, ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय था वो मद्रास के जो अडयार में जो स्थापित किया गया था वहां था। बाद में जो है 1907 में एनी बेसेंट का नाम आपने सुना होगा। वो जो ये मैडम जो रूसी महिला जो थी, जिन्होंने जो इसके संस्थापक थे, दोनों उनकी डेथ होने के बाद में एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी, और इन्होंने जो थियोसॉफिकल जो आंदोलन था उसको आगे बढ़ाया और उस आंदोलन को भारत में लोकप्रिय बनाया। तो जो है एनी बेसेंट भारत में एक स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है, इनका अपना एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान। आपने चाहे होम रूल लीग आंदोलन की बात हो या 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर इन्होंने रही पहली महिला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, श्रीमती एनी बेसेंट 1917 की कलकत्ता अधिवेशन में। तो एनी बेसेंट पे दो तीन क्वेश्चन इसी तरह से बन जाते हैं कि भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसकी अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला कौन थी, तो वो एनी बेसेंट थी। किस अधिवेशन में उनको चुना गया? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। तो एनी बेसेंट अपने आप में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण जो है व्यक्तित्व रहा है।
तो इनके द्वारा ही थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी उसको आगे बढ़ाया गया और उनके विचारों को भारत में आगे बढ़ाया गया। जो कि जो मैडम जो एनी बेसेंट थी वो भारतीय जो समाज और संस्कृति जो थी उससे बहुत ज्यादा प्रभावित थी। भारत में जो एक तरीके से हम ये कहें कि जो भारत का जो दर्शन था, भारतीय जो दर्शन था, जो हिंदू और जो बौद्ध दर्शन था, उसको एक तरीके से ये बहुत ज्यादा उनसे प्रभावित थी और उन्हीं को प्रभावित होकर ही ये भारत में आई थी और इन्होंने जो थियोसॉफिकल सोसाइटी को इन्होंने ज्वाइन किया। तो यहाँ में देखेंगे कि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसका उद्देश्य क्या था। एक तो प्राचीन हिंदू धर्म के लोगों के आत्मविश्वास को जगाना। प्राचीन हिंदू धर्म में, ये में हो जाएगा, में लोगों के आत्मविश्वास को जगाना और बढ़ाना। क्योंकि ये हिंदू धर्म से काफी ज्यादा प्रभावित थी, तो इनका उद्देश्य यही था कि जो प्राचीन हिंदू धर्म है उसके अंदर जो एक तरीके से जो पाश्चात्य जो संस्कृति आई है, जो यूरोप से जो संस्कृति आई है और उनके जो विचार आए, उससे जो लोगों के अंतर्गत अपने धर्म है, अपनी संस्कृति में जो आस्था कम हो गई है और जो विश्वास कम हो गया है, उसको लोगों में जगाना और उसको बढ़ाना। दूसरा, धर्म को समाज सेवा का आधार बनाना। तो इन्होंने धर्म को एक आधार बनाकर समाज सेवा का कार्य इनके द्वारा प्रारंभ किया गया। बाल विवाह, जाति प्रथा जो समाज में विद्यमान थी उसका इन्होंने विरोध किया और विधवाओं की दशा को सुधारने का प्रयास किया। तो अभी तक हम जितने भी सुधार आंदोलन देख रहे हैं उसमें बाल विवाह, विधवाओं की दशा में सुधार करना, जाति प्रथा का विरोध करना और लोगों को अपनी सांस्कृतिक जो विरासत रही है भारत की, जो हिंदू धर्म और जो संस्कृति रही है, उस पर उनको आत्मविश्वास करना। तो ये चाहे जितने भी धर्म प्रचारक रहे हैं उनमें एक कॉमन बात रही। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए, चाहे वो प्रार्थना समाज की बात हो या आर्य समाज की बात हो या ब्रह्म समाज की बात हो, तो एक कॉमन तरीके से अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो एक सामान्य तरीके से आप इन चीजों को, मोटी चीजों को उसके अंदर आप रख सकते हो। साथ ही इसका थियोसॉफिकल सोसाइटी जो एनी बेसेंट थी, उनका उद्देश्य ये था कि लोगों में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया जाए। तो इनके द्वारा भारत में राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए कार्य किया गया और साथ ही साथ जो नवयुवक थे, जो युवा थे, उनमें शिक्षा का प्रयास किया गया इनके द्वारा। तो एनी बेसेंट के द्वारा सबसे पहले बनारस में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और इसी कॉलेज को बाद में मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। मतलब इसको BHE के रूप में, जिसको आज हम देखते हैं, तो उसको एक कॉलेज के रूप में जो है श्रीमती जो एनी बेसेंट थी उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था 1898 में बनारस में और बाद में मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 में इसको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और इसको विश्वविद्यालय के रूप में उनके द्वारा परिवर्तित कर दिया गया। तो बेसिकली जो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी, अगर वो जो है, अगर उनके धार्मिक विचारों की हम लोग बात करें तो धार्मिक विचार उनके जो इसी चीज पर निर्भर थे कि जो ईश्वर है वो एक है। मतलब ईश्वर, वो लोग एक ईश्वर की एकता में विश्वास करते थे। और चूंकि जो थियोसॉफिकल सोसाइटी अपने आप में एक, अगर आप देखेंगे विश्व के अन्य संस्थानों में, अन्य देशों में भी थियोसॉफिकल सोसाइटी है, तो इनका जो विचार था, जो धार्मिक शिक्षा जो थी, वो विश्व बंधुत्व की भावना थी। क्योंकि अगर हम बात करें तो भारतीय जो संस्कृति है वो भी विश्व बंधुत्व की भावना पर जोर देती है। तो ऐसे ही जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वो भी विश्व बंधुत्व की भावना पर जोर देती है। ठीक है ना। तो कुछ इनके इसी टाइप के इनको कुछ धार्मिक विचार थे। बेसिकली जो इनका धार्मिक विचार जो था वो इन्होंने अपने जो ग्रहण किए थे दर्शन के रूप में, उन्होंने हिंदू और बौद्ध दर्शन को लिया था। अब बात करते हैं मुस्लिम सुधार आंदोलन, मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। क्योंकि आपके सिलेबस के में जो है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन का जिक्र है और उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं, सैयद अहमद खां का उल्लेख उसके अंतर्गत किया गया है। तो हम जो है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन के संदर्भ में मुस्लिम जो है सर सैयद अहमद खां हैं, उनकी भूमिका को यहाँ पर साथ में उनकी भूमिका को भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखने का ये प्रयास करेंगे कि
अगर हम देखें कि भारत में जो सुधार आंदोलन, जो धर्म सुधार जो आंदोलन शुरू हो जाते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, वो 1820 के दशक से शुरू हो जाते हैं। जैसे अगर हम देखें संगठन के तौर पर ब्रह्म समाज की स्थापना हो जाती है, जबकि राजा मोहन राय उससे पहले से ही कार्य कर रहे होते हैं भारत में। लेकिन जो मुस्लिम के अंदर अंतर्गत जो धर्म सुधार आंदोलन जो शुरू होते हैं, वो जो 1857 की क्रांति के बाद शुरू होते हैं। तो ऐसा क्या कारण रहा कि जो मुस्लिम थे उनके अंतर्गत जो सामाजिक धर्म सुधार जो आंदोलन जो शुरू हुए थे वो लेट हुए थे। तो इसके कारण मैंने यहाँ लिखे हैं कि जो मुस्लिमों में जो नवजागरण था, जो धर्म सुधार जो है वो हिंदुओं की अपेक्षा धीरे धीरे आया। उसके कारण पहला यही था कि मुस्लिम, चूंकि भारत में अगर हम देखना चाहें जो मध्यकाल जिसको हम जिक्र करते हैं, क्योंकि तो भारतीय इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांटते हैं, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। तो अगर प्राचीन काल मध्यकाल की हम बात करें तो उसमें मुस्लिम शासकों के तौर पर हम उसको देखते हैं, चाहे वो सल्तनत काल की बात करें या मुगल काल की बात करें, तो एक तरीके से वो भारत के शासक के तौर पर रहे थे मुस्लिम जो है। तो मुस्लिम जो है, जो कि 1857 की क्रांति के बाद मुगल साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया, लेकिन मुस्लिम जो है अपने आप को एक तरीके से शासक के तौर पर समझते रहे, मतलब अपने आप को शासक समझते थे और एक तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ थे। उनका ये मानना था कि अंग्रेजों ने उनसे राजनीतिक जो सत्ता थी, मुगल जो सत्ता थी, वो उसको उनसे छीन लिया है। तो 1800 पहला कारण तो ये हो गया। दूसरा कारण, जैसे मैंने 1800 जब हम 57 का विद्रोह पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि 1857 के विद्रोह के कारणों में मैंने एक चीज और उसमें परिणाम में मैंने एक तरीके से बताया था कि 1857 का विद्रोह के बाद में एक तरीके से ये माना गया कि जो विद्रोह में मुस्लिम की ज्यादा भूमिका रही है। तो उन्होंने ये एक तरीके से जो मुसलमानों के विरोधी जो कंपनी थी, अंग्रेज जो थे, उन्होंने मुसलमानों के विरोध में नीति अपनाई। तो इसके कारण जो है मुसलमानों में अंग्रेजों के विरोध में भावनाएं उत्पन्न हुई। 1857 का एक तरीके से मैंने आपको बताया था कारण ये माना गया था कि जो मुसलमानों, ये एक तरीके से उसको मुसलमानों के विद्रोह की संज्ञा दी गई कि मुसलमानों ने विद्रोह प्रारंभ किया है। तो उसके बाद में 1857 के बाद जो सुधार किए गए, एक तरीके से उसमें मुसलमान विरोधी नीति अपनाई गई और उन जो मुसलमान विरोधी कंपनी द्वारा अपनाई गई थी उसको लेकर भी अंग्रेज जो मुसलमान थे उनमें अंग्रेजों के विरुद्ध एक भावनाएं विद्यमान थी। दूसरी, जो मुस्लिम जो भारत में अंग्रेजों द्वारा लाई गई जो नई शिक्षा, जो नई उनकी जो संस्कृति थी और जो शिक्षा थी, जो पश्चिमी जो संस्कृति और जो पश्चिमी जो शिक्षा व्यवस्था थी, वो उससे हमेशा संपर्क से बचे रहे। जितने भी चाहे उच्च वर्ग के मुस्लिम हो, चाहे वो कितने भी पढ़े लिखे हो, और उन्होंने पाश्चात्य विचारों को भी उन्होंने एक तरीके से चाहे वो लंदन में पढ़े लिखे हो, लेकिन वो जो है हमेशा पश्चिमी शिक्षा और एक तरीके से ये कहें कि जो उनकी जो संस्कृति है उससे हमेशा बचने का ही उन्होंने प्रयास किया 1857 से पहले की हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। और जो पुरातन पंथी जो इस्लाम था उनका, और जो अपनी इस्लाम की जो उनकी विचारधारा थी, जो उनकी संस्कृति थी, वो उससे ही जुड़े रहे। तो हम ये देखते हैं कि जो 19वीं शताब्दी के मध्य तक 1857 तक जो है उच्च वर्ग के जितने भी मुसलमान थे वो पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति के संपर्क से बचने की कोशिश कर रहे। तो इसी कारण इन लोगों के अंदर जो है जो मुस्लिम जो धर्म सुधार आंदोलन है वो जो है हिंदुओं के बाद में आता है। अब हम बात करेंगे सर सैयद अहमद खान की बात करेंगे और इनके अलीगढ़ आंदोलन की बात करेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम सैयद अहमद खान के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म जो है 1817 में दिल्ली में हुआ था और एक तरीके से ये जो है 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय ही बिजनौर में सदर अमीन के पद पर तैनात थे। और इनकी एक किताब का भी मैंने आपको बताया था, नहीं इन्होंने किताब लिखी थी, उसी समय इन्होंने किताब लिखी थी 1857 की क्रांति के बाद में। और इसको उन्होंने जो 1857 का जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, उसको इन्होंने सैनिक विद्रोह माना था। तो 1857 के बाद में जो है सर सैयद अहमद खान है, एक तरीके से ये कह कि मुस्लिम जो है सुधार के लिए, मुस्लिमों में सुधार के लिए उनके द्वारा कार्य किया गया। तो सर सैयद अहमद खान जो है आधुनिक जो वैज्ञानिक जो विचार थे उनसे जो काफी प्रभावित थे और जीवन भर इस्लाम की जो मान्यताएं थी उनके साथ में उनका तालमेल कराने का ये प्रयत्न करते रहे। इनके द्वारा ये माना गया कि जो कुरान है वो एकमात्र प्रमाणिक पुस्तक है। कुरान को इन्होंने प्रमाणिक पुस्तक माना
और ये कहा कि जो अन्य जो कुरान के अलावा जितने भी इस्लामिक जो लेखन कार्य जो हुए हैं वो उसके तुलना में गौण है, मतलब उसको इन्होंने एक तरीके से महत्वहीन माना। साथ ही इन्होंने ये माना कि मुसलमानों को धार्मिक और जो सांस्कृतिक जीवन जो है जब तक वो पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान और संस्कृति को नहीं अपनाएंगे तब तक सुधारा नहीं जा सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपने जीवन के दो मुख्य उद्देश्य निर्धारित किए। एक तो जो 1857 के बाद मुसलमानों और अंग्रेजों के जो संबंध थे जिनमें कटुता की भावना आ गई थी और अंग्रेजों ने मुसलमानों के विरोध में जो नीतियां अपनाई थी, तो उसके दृष्टिगत पहला उद्देश्य तो इन्होंने ये निर्धारित किया कि अंग्रेज जो सरकार है, जो ब्रिटिश सरकार है और जो मुसलमान है उनके बीच में जो संबंध है उनको ठीक करना, मतलब उनके बीच में जो कटुता की जो भावना आ गई है उसको दूर करना। दूसरा, चूंकि बिना जो है पश्चिमी जो है ज्ञान विज्ञान और संस्कृति की जो अच्छी चीजें उनको अपनाए बिना जो है आधुनिक नहीं बना जा सकता है, तो इनके द्वारा एक तरीके से आधुनिक जो शिक्षा थी उसका अंग्रेजों के बीच मुसलमानों के बीच में आधुनिक शिक्षा का प्रसार किया गया, क्योंकि आधुनिक ज्ञान जो था उसके बिना जो अपनी जो सामाजिक पुरानी जो रूढ़िवादी जो मान्यता है उनको समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो इनके द्वारा जो इनका जो मुख्य उद्देश्य जो मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें जो दूसरा उद्देश्य था इनका जो आधुनिक शिक्षा का जो प्रसार था उसके लिए जीवन पर्यंत इन्होंने कार्य किया। तो सबसे पहले अगर देखे जाए तो मुख्य रूप से इन्होंने 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की। तो जैसे कि हमने अभी जिक्र किया है सर सैयद अहमद खां और अलीगढ़ आंदोलन का, तो इन्होंने अपनी जो आधुनिक शिक्षा के जो प्रसार का जो केंद्र बनाया था वो अलीगढ़ को बनाया था। तो इसको जो इन्होंने जो जितने भी जो अपने कार्य किए वो सब अलीगढ़ में रह के किए, एक तरीके से परमानेंट जो है ये कहें कि स्थायी रूप से ये अलीगढ़ में ही बस गए और वहीं से इन्होंने अपने जो मुस्लिम जो समाज था, जो मुस्लिम जो लोग थे उनके अंदर का जो आधुनिक शिक्षा के लिए इन्होंने प्रयास किया। तो इनके द्वारा जो कार्य किए गए और इनके जो सहयोगी इनके साथ जो सम्मिलित हो गए थे उनको सम्मिलित रूप से जो है अलीगढ़ आंदोलन का नाम दिया जाता है। तो 1875 में इन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की और ये 1878 में 1878 में ये एक कॉलेज बन गया और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप में ये परिवर्तित हो गया। तो जिसको हम अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की AMU के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना 1920 में हुई थी। और इसका जो मुख्य उद्देश्य यही था कि जो पश्चिमी जो ज्ञान विज्ञान है और जो पश्चिमी जो संस्कृति है उसका मुस्लिम जो लोग हैं उनके बीच में प्रचार प्रसार करना। अब हम बात करते हैं कि जो सर सैयद अहमद खां थे वो जो शुरू से ही वो धार्मिक सहिष्णुता के पक्ष में थे। मतलब उनका मानना था कि जो सभी धर्म है और वो एक तरीके से जो धार्मिक सद्भाव के पक्ष में थे, मतलब धार्मिक कट्टरता के पक्ष में नहीं थे। सभी धर्मों से एक तरीके से मेल मिलाप की नीति इनके अंदर थी, किसी धर्म के प्रति कट्टरता की ये भावना इनके अंतर्गत नहीं थी। और साथ ही इनका ये मानना था कि जो सभी धर्म है उनमें एक तरीके से बुनियादी एकता मौजूद है। तो चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो या जो है उस समय पारसी धर्म सुधार आंदोलन भी चल रहे थे, उस समय अन्य धर्म सुधार आंदोलन भी चल रहे थे। तो इनके द्वारा माना गया कि जितने भी धर्म हैं और उनमें एक बुनियादी एकता मौजूद है। साथ ही इनका ये भी मानना था कि धर्म जो है व्यक्ति का अपना एक निजी मामला है और जो है व्यक्तिगत संबंधों में धार्मिक कट्टरता की निंदा करते हैं। अभी तक हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सर सैयद अहमद खां जब अपनी जो एक तरीके से मुस्लिम जो समाज है उसमें वो सुधार की बात करते हैं, तो पहले एक तरीके से ये इनके अंदर धार्मिक कट्टरता या एक तरीके से ये कहें कि इनके अंतर्गत में एक तरीके से हमको सांप्रदायिकता या अलगाववादी विचार इनके अंतर्गत नजर नहीं आते। जैसा कि जब हमने जो है सांप्रदायिकता का उद्भव पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि 1870 के बाद में भारत में सांप्रदायिक विचारधारा का उद्भव होता है, तो वो आगे पॉइंट आएगा कि वो कैसे होता है। लेकिन पहले शुरुआती चरण में हम लोग यहाँ ये देख रहे हैं कि जो सैयद अहमद खां है उनके जो विचार है वो धार्मिक सहिष्णुता के विचार है और वो धर्म को एक तरीके से जो है व्यक्ति का निजी विचार मानते हैं और उनके अंतर्गत किसी भी तरह की धार्मिक कट्टरता नहीं है। और वे सांप्रदायिकता के भी विरोधी थे, जैसा कि अभी यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये शुरू में सांप्रदायिकता के विरोधी थे और हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के समर्थक थे। तो यहाँ हमने एक तरीके से देखा कि जो सर सैयद अहमद खां जो अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में जब तक
जब तक कांग्रेस की स्थापना नहीं होती 1885 तक उनके विचार जो है उनके विचार एक तरीके से धार्मिक सहिष्णुता के होते हैं और जो धर्म को एक निजी मामला मानते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक होते हैं और सांप्रदायिकता का वो विरोध करते हैं। तो मैंने जैसा भी बताया कि 1885 में दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। तो कांग्रेस की स्थापना जो होती है वो एक तरीके से जो भारत में जो राष्ट्रीय भावनाएं जो का जो उदय हो रहा था वो उसका एक प्रतिनिधित्व कर रही थी। हमारी जो कांग्रेस जो भारत में राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसका प्रतिनिधित्व कर रही थी और चूंकि जो उस समय जो राष्ट्रीयता की भावना जो बढ़ रही थी और उसका रोकने के लिए सरकार की जो अंग्रेज जो सरकार थी उसके द्वारा प्रयास किया गया। और चूंकि प्रयास जो है एक तरीके से कैसे किया जा सकता था उस समय, अभी तक हम देख रहे थे कि अंग्रेज जो है मुसलमानों के विरुद्ध एक तरीके से अलगाव की नीति अपनाते रहे थे और उनकी विरोधी नीति अपना रहे थे। लेकिन बाद में उन्होंने जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और जो उसके तहत उन्होंने जो मुस्लिम थे उनको कुछ रियायतें दी और उनको एक तरीके से उनके अंदर अलगाववादी भावना को उन्होंने पैदा किया। क्योंकि जो एक तरीके से जो सर सैयद अहमद खां थे उन्होंने कांग्रेस की और उन्हीं विचारों से एक तरीके से जो उनको जो विचार जो अंग्रेजी सरकार से उनको मिल रहे थे कुछ विचार ऐसे, तो उनसे प्रेरित होकर इन्होंने 1888 में ये यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जो कांग्रेस की स्थापना का विरोध करना था। तो ये जो है कांग्रेस थी उसको हिंदुओं की एक हिंदुओं की संस्था मानते थे। कहते थे कि जो कांग्रेस है उसमें हिंदुओं का प्रभुत्व है एक तरीके से। तो इन्होंने 1888 में यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था वो कांग्रेस की स्थापना का विरोध करना। इन्होंने अपने धार्मिक जो इनके विचार थे उसके लिए उन्होंने एक पत्रिका निकाली। पत्रिका का नाम था तहजीबुल अखलाक। ये पत्रिका उन्होंने फारसी भाषा में निकाली थी, जिसके माध्यम से ये अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाते थे। अब बात करते हैं सर सैयद अहमद खां के कुछ सामाजिक सुधार की बात करते हैं। इन्होंने कुछ सामाजिक सुधार भी किए, जैसे कि इनका मानना था कि जो मध्यकालीन मुसलमानों के अंदर जो मध्यकालीन जो रीति रिवाज है और जो कर्म है विचार है उनका इनके द्वारा उनको छोड़ने का आग्रह किया गया कि जो मध्यकाल में जो हमारे जो धर्म है और जो हमारी जो संस्कृति है उसके अंदर जो विचार आ गए हैं उनको छोड़ दिया जाए। साथ ही महिलाओं की स्थिति को उन्होंने इनके द्वारा सुधारने का प्रयास किया गया। इनके द्वारा जो मुस्लिम समाज में जो पर्दा प्रथा है और साथ में जो हमारी जो उनकी जो स्त्रियां थी उनके बीच में शिक्षा के प्रसार को इनके द्वारा कार्य किया गया। साथ ही वो जो एक बहुविवाह की उनके अंतर्गत जो प्रथा थी और साथ ही जो मामूली बात पर जो तलाक दे दिया जाता था, जिसमें इसकी जो अभी भारत में वर्तमान समय में 3 तलाक की जो प्रथा को समाप्त किया गया है, तो उनके द्वारा उस समय भी इस बात का विरोध किया गया कि जो मामूली बात पर जो तलाक दे दिया जाता है मुस्लिम समाज में उसकी इन्होंने निंदा की। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से इन्होंने मुस्लिम में जो सुधार के तौर पर इन्होंने महिलाओं को लेकर जो है विशेष रूप से महिलाओं को लेकर इन्होंने उनकी स्थिति में सुधार की बात की, चाहे वो पर्दा प्रथा को लेकर हो, जाए स्त्रियों की शिक्षा को लेकर हो या बहुविवाह जो मुस्लिम्स में जैसे उनके ग्रंथों में जैसे कहा गया है उनके मुस्लिम ग्रंथ में कि एक मुस्लिम जो है एक जो पुरुष जो है अधिकतम 4 शादियां कर सकता है। तो जो उनके अंदर जो बहुविवाह की जो प्रथा थी उसको समाप्त करने की उन्होंने बात कही। एक चीज और यहाँ पे हम अभी जिक्र कर रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि अपने जीवन के प्रारंभिक चरण में जो सैयद अहमद खां थे वो धार्मिक तौर पर सही शुरू होते हैं और जो है वो जो एक तरीके से धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं और जो है सांप्रदायिकता के वो विरोधी होते हैं और हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं। क्योंकि ये एक तरीके से इनका ये मानना था जो सर सैयद अहमद खां का शुरू से कि ये एक तरीके से 1857 की क्रांति को एक तरीके से ये अपनी आंखों से देख चुके थे। तो इनका ये मानना था कि जो 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें हमने एक तरीके से अंग्रेजों को भारत से भगाने की एक असफल कोशिश की है। तो इनका ये मानना था कि अंग्रेजों को, ब्रिटिश सरकार को जो है वो भारत से नहीं भगाया जा सकता, मतलब उनको आसानी से नहीं भगाया जा सकता है। तो उनको आसानी से नहीं भगाया जा सकता है। तो साथ में ही दूसरा इनका ये भी मानना था कि अगर जो अंग्रेज जो है भारत में है
अगर उनके साथ में जो मुस्लिम्स जो है, अगर उनके साथ में वो किसी भी तरह का ऐसे कार्य करेंगे, कोई भी ऐसा गलत कार्य करेंगे, तो जो अधिकारी हैं और वो जो है मुस्लिम के साथ में जो शत्रुता की भावना रखेंगे, तो उससे जो मुस्लिम समाज में जो शिक्षा के जो प्रचार प्रसार हो रहा है वो रुक जाएगा एक तरीके से। तो ये एक तरीके से हम देखते हैं कि दो चीजें इन्होंने शुरू से इनके अंदर दृढ़ विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार को जो है वो आसानी से नहीं हटाया जा सकता है, और इसलिए जो तात्कालिक जो राजनीतिक प्रगति है वो संभव नहीं है एक तरीके से। दूसरा इन्होंने कहा कि जो अधिकारी हैं उनसे जो है, जो अगर शत्रुता ली जाएगी, जो ब्रिटिश अधिकारी हैं उनसे अगर हम शत्रुता मूल लेते हैं, तो जो शिक्षा के लिए जो अभी तक जो प्रयास हो रहा है वो उन पर जो एक तरीके से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो उनका ये मानना था कि जो है जब भारतीय जो है वो विचारों और कर्म से अंग्रेजों के जितने आधुनिक बन जाएंगे, तो वो अपने आप ही वो स्वतः ही जो है विदेशी जो शासन है उसके विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे और उस जो एक तरीके से उसको हटाने की, अपने आप ही हटाने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आवश्यक है शिक्षा पर बल दिया जाए। मतलब भारतीय जो है और जो मुस्लिम्स हैं उनको एक तरीके से इनका विशेष उद्देश्य यही था कि इनको शैक्षिक रूप से इनको मजबूत किया जाए। तो वो जो शुरू से ही एक तरीके से उनका उद्देश्य, जैसे मैंने बताया स्टार्टिंग में, दो उद्देश्य थे। उनका जो प्राथमिक उद्देश्य यही था कि शिक्षा का इतना अधिक प्रसार किया जाए कि एक तरीके से वो अपनी जो शिक्षा जो थी, मुस्लिम में शिक्षा व्यवस्था थी, उसके प्रसार के लिए वो बहुत हद तक समर्पित हो गए थे और इसके लिए वो किसी भी तरह का जो है बलिदान करने को तैयार हो गए थे। तो एक तरीके से उन्होंने जो इसके लिए उन्होंने जो है जो मुस्लिम जो रूढ़िवादी थे और जो उन्होंने जो इनके द्वारा जो अभी मैंने बताया धर्म सुधार का, इन्होंने कुछ जो है महिलाओं की स्थिति या पर्दा प्रथा के संबंध में कुछ कार्य किए इनके द्वारा। तो अगर रूढ़िवादी मुस्लिम जो थे उनके द्वारा इनके जो ये कार्य इन्होंने किए थे उसका इन्होंने विरोध किया था, तो उन्होंने अपने जो धर्म सुधार के जो कार्य थे उनको भी इन्होंने त्याग दिया था। दूसरा इनका ये मानना था कि अगर कोई ऐसा कार्य करेंगे तो जो मुस्लिमों को जो शिक्षा व्यवस्था, जो शिक्षा दी जा रही है, तो उस पर जो है अंग्रेज अधिकारी वो रुष्ट हो जाएंगे। तो जो एक तरीके से जो शिक्षा का जो कार्य है वो उनका आधुनिकीकरण का जो कार्य है वो रुक जाएगा। तो जो अंग्रेज सरकार थी एक तरीके से उन्होंने जो इनकी जो है इन्हीं भावनाओं का जो इनके जो है ये उद्देश्य जो थे उसका इन्होंने लाभ उठाया और सांप्रदायिकता और जो अलगाववाद की जो भावना थी उसको प्रोत्साहन देने का कार्य किया। तो जो अपना ये उद्देश्य लेकर चल रहे थे शिक्षा व्यवस्था, और उसके संबंध में इन्होंने एक तरीके से हम देखते हैं कि जो इनका जो उद्देश्य थे उसको भी उन्होंने त्याग दिया और एक तरीके से सांप्रदायिकता और अलगाव की जो अंग्रेज सरकार जो थी वो जो ये चाह रही थी उसका इन्होंने एक तरीके से प्रोत्साहन देने लगे। अब हम बात करते हैं अब्दुल लतीफ के संबंध में, जो कि अभी हम बात कर रहे थे। ये जो आंदोलन था ये उत्तर भारत में था और मुस्लिम सुधार के लिए आंदोलन, जैसे हमने बात करी थी हिंदुओं में, जैसे पश्चिम महाराष्ट्र में चला था, पश्चिम जो भारत में चला था महाराष्ट्र में, और दक्षिण में भी कुछ आंदोलन चले थे। तो ऐसे ही और बंगाल तो मेन रूप से जो धर्म सुधार आंदोलन का केंद्र था, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई वहां। तो ऐसे ही मुस्लिम्स में भी बंगाल में जो है पुनर्जागरण हुआ। तो वहां पर अब्दुल लतीफ जो थे उनके द्वारा जो मुसलमानों में बंगाल में पुनर्जागरण का कार्य किया गया। तो अब्दुल लतीफ को बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। तो 1863 में इन्होंने कलकत्ता में मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का पिता कौन था, तो आप ऑप्शन मारेंगे मोहम्मद लतीफ। अब हम बात करते हैं देवबंद आंदोलन की। तो देवबंद के बारे में आप लोगों ने अभी भी समय समय पर चर्चा होती रहती है। ये एक तरीके से मुस्लिम्स का 1866 की स्थापना के बाद से ये आंदोलन जो है एक तरीके से सतत रूप से जारी है। तो जो देवबंद आंदोलन था, जैसे हमने देखा था कि हिंदुओं में एक पुनरुत्थान आंदोलन था, आर्य समाज, ऐसे ही जो देवबंद आंदोलन था वो मुस्लिम में पुनरुद्धारण का आंदोलन था, पुनरुत्थानवादी इनका आंदोलन था। तो जो उलेमा थे वो जैसे जिसमें मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही के नेतृत्व में देवबंद सहारनपुर में एक स्कूल खोला गया। तो इसी आंदोलन को जो स्कूल खोला गया था, तो उसी आंदोलन को
जो है देवबंद आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो जैसे अब आप लोगों ने देखा होगा, कभी भी मुस्लिम समाज में फतवे जारी किए जाते हैं मुसलमानों को लेकर, तो इनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो फतवा माना जाता है वो देवबंद का ही माना जाता है, और ये सहारनपुर में स्थित है देवबंद। तो ये एक तरीके से मुस्लिम्स में ये पुनरुद्धार आंदोलन था उनका। और यहाँ पर जो अंग्रेजी शिक्षा और जो पाश्चात्य जो संस्कृति पूर्ण रूप से वर्जित थी। तो यहाँ पर ना तो अंग्रेजी शिक्षा दी जाती थी और ना ही ये पाश्चात्य जो संस्कृति थी उसको अपनाने की बात इनके द्वारा की गई। तो जैसे हम लोग देखते हैं हिंदुओं में आर्य समाज था, उनके द्वारा जो है हिंदुओं के पुनरुद्धार की बात कही गई थी। तो इनके द्वारा भी इसी टाइप का विचार जो है मुस्लिम धर्म समाज के लिए इनके द्वारा रखा गया। तो जो देवबंद आंदोलन था, इसका जो मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मुसलमान हैं उनमें कुरान और हदीस की जो शुद्ध शिक्षाएं हैं उसका प्रसार करना। जैसे हम लोग देखते हैं जो हमारे जो हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, जैसे आर्य समाज था, अगर हम आर्य समाज की बात करें, उन्होंने बात करी थी वेदों की ओर लौटो, मतलब जो वेदों में जो बात कही गई थी उन विचारों को अपनाने की बात कही गई थी। तो ऐसे ही जो देवबंद आंदोलन है वो मुसलमानों में वो कुरान और हदीस में जो शिक्षाएं दी गई हैं, जो बातें कही गई हैं, उनकी बात ये करते हैं। तो कुरान के बारे में आपको पता होगा, हदीस जो है जो मोहम्मद पैगंबर थे उनके कार्य और उनके जो प्रवचन है उसमें उनकी जो एक तरीके से उनका संग्रह है हदीस। तो इन्होंने कहा कि जो शुद्ध रूप है, जो एक तरीके से जो हदीस और जो उसमें कुरान में मिलता है उसकी शिक्षा का ही जो है प्रसार किया जाए मुसलमानों में। दूसरा, क्योंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध अंग्रेज एक तरीके से ये कहें कि जो उनकी जो संस्कृति और जो उनकी जो अंग्रेजी जो शिक्षा थी और जो मुस्लिम जो अंग्रेज जो जिनकी पाश्चात्य संस्कृति और जो शिक्षा थी उसके ये विरोधी थे। तो इनका उद्देश्य यही था कि जो अंग्रेज जो भारत में जो शासक हैं उनके विरोध में एक तरीके से जिहाद की भावना इनके द्वारा वो जीवित रखा जाए। जिहाद की बात मतलब जिहाद का मतलब आप समझते हैं धर्म युद्ध जो है एक तरीके से इसका मतलब होता है। तो एक तरीके से ये जो मुस्लिम जितने विदेशी शासक थे उनके विरुद्ध जो जिहाद की भावना को इनके द्वारा जीवित रखने का प्रयास किया गया। साथ ही जो इनके द्वारा जो देवबंद आंदोलन था उसका उद्देश्य ये था कि जो धार्मिक नेता जो होते हैं मुस्लिम संप्रदाय के लिए धार्मिक नेता है उनको प्रशिक्षित करना। आज का टॉपिक आपका यही समाप्त होता है ये। और अब हम धार्मिक समाज सुधार जो आंदोलन थे, जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसमें जितने भी टॉपिक थे सब आपके खत्म हो गए हैं। अब किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।